नमस्कार, मैं अशोक व्यास हूँ। 22 अप्रैल के बाद में जिस तरह के हालात बने, उसको लेकर भारत की आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध करने की जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई, जिसके चलते कुछ चुने हुए आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर जो पाकिस्तान में थे, उन पर भारत की सेना ने प्रिसीजन हमला किया और बाद में जो हालात बने जिसमें पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी नागरिकों के ऊपर सैन्य स्थलों पर और गुरुद्वारे तक पर भी की गई। ये भी याद करते हुए कि भारत ने अपने सामरिक क्षमता का परिचय देते हुए उन सबको न्यूट्रलाइज़ हवा में ही करके नागरिकों की सुरक्षा की। उसके बाद ऐसी स्थिति बन गई कि जो सीज़ फायर की बात अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रंप के ट्वीट के द्वारा आने से और जहाँ एक जीत के कगार पर पहुँच गए हैं, ऐसा भारतवासियों को लग रहा था, उसके बीच में अचानक युद्ध विराम की स्थिति को लेकर एक बड़ी असमंजस सी स्थिति हो गई थी कि भारत ने ऐसा क्यों किया? कई लोग असंतुष्ट थे, कई लोग गुस्सा भी थे बल्कि और ऐसा समझ रहा था कि पहले की जिस तरह की गलतियाँ भारत कहीं कर चुका है, वैसी कहीं फिर से दोहरा तो नहीं रहा है। कुल मिला के स्थिति स्पष्ट होती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आज किए गए संबोधन के बाद। उसके बारे में चर्चा करने के लिए इस पूरे हालात के बारे में, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बारे में बातचीत के लिए डॉक्टर सुधीर बिष्ट और प्रेम तन्मय हमारे साथ हैं। प्रारंभ मैं प्रेम जी से इसलिए करना चाह रहा हूँ क्योंकि आप भारत के साथ में प्रेम रखते तो हैं ही हैं, साथ ही साथ आप इस पूरे प्रक्रिया में जिस तरह से भावनात्मक रूप से जुड़े थे, तो जब सीज़ फायर वाला मोमेंट अ, एक प्रकार से सामने प्रकट हुआ, तो जो आपका मन था और अभी जब आपने प्रधानमंत्री को सुना, तो उसमें क्या बहुत संक्षेप में यदि अंतर आप बताएँ? धन्यवाद अशोक जी। पहले तो जो मेरी भ्रुकुटियाँ तन रही थी, आज के लेक्चर के बाद में मैंने उसमें बहुत रिलैक्सेशन पाया। मुझे लगा कि बहुत सारे प्रश्नों के जवाब मुझे इस संबोधन में मिल गए, जो मेरे अंदर कौंध रहे थे और जिनको मैंने मीडिया पर उठाया भी था। और मुझे निरंतर ये लगता रहा कि मोदी जी 4 कदम आगे बढ़ने के बाद में अगर अपना पाँव पीछे की तरफ खींच रहे हैं, तो ये अच्छी स्थितियाँ नहीं होंगी। और मेरे मन में कई प्रश्न पैदा हो रहे थे, लेकिन मुझे अच्छा लगा आज का संबोधन और उस संबोधन में उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से सारे लगभग प्रश्नों के उत्तर जो हमारे ज़हन में पैदा हो रहे थे, उनके दे दिए। और जिन्होंने भी उनके लेक्चर को सुना होगा और उन परिस्थितियों को जाँचते हुए सुना होगा, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता है कि युद्ध का शुरू करना तो अपने हाथ में है, लेकिन उसका समापन हमारे हाथ में नहीं होता है। और अगर कोई भी परिस्थिति ऐसी बनती है जिसमें युद्ध की संभावनाएँ टलने की स्थितियाँ पैदा हो और उसको हाथ से जाने न देने की प्रक्रिया अगर हो जाए, तो मुझे लगता है कि इस संभावित प्रक्रिया के अंदर और जिसमें हारने और जिसके अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने की संभावनाएँ भी न हो, ऐसी स्थितियों में अगर कुछ समय के लिए ये विचार करने के लिए अवसर दे अगले को कि तुमने अपनी गलतियों का सबक लिया है और अगर अभी भी सबक नहीं लोगे, तो उसका जवाब दिया जाएगा। इन परिस्थितियों के अंदर इस संदर्भ में मेरा यही विचार आपके सामने रखा। जी, बहुत धन्यवाद आपका प्रेमी। सुधीर जी, आपने भी देखा होगा कि जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड जी ट्रंप का ट्वीट आता है, तो एक अलग तरह का वातावरण बन जाता है, भारत में विशेष करके क्योंकि एक कश्मीर के मामले पर भारत किसी की मध्यस्थता नहीं चाहता है, ये भारत की विदेश नीति का हिस्सा हमेशा से रहा है। उस ट्वीट से ऐसा लगता है कि भारत अपनी उस विदेश नीति को अचानक बदल गया है। दूसरा, वो कहीं न कहीं ऐसा लगता है भारत और पाकिस्तान को अमेरिका एक तराजू में, एक स्तर पर देख रहा है, वो भी भारतवासियों के स्वाभिमान को कहीं न कहीं ठेस पहुँचा देता है। उस बात को ध्यान में रखते हुए आज के संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहीं भी राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रंप की मध्यस्थता, उनके द्वारा किसी हस्तक्षेप, उसका कुछ भी उल्लेख नहीं किया। आप इसके बीच में क्या पढ़ते हैं? खुलकर तो कोई बात शायद सामने नहीं आएगी कि पहले किस तरह बैक चैनल्स में क्या-क्या बातचीत हुई। थैंक यू अशोक जी और थैंक यू प्रेम जी। ये आज का जो संबोधन था ये बहुत अच्छा था, बहुत मेजर्ड था, बड़ा सारगर्भित था, बड़ा स्टेट्समैन लाइक था। और इसमें जो सबसे अच्छी बात थी, उन्होंने नए पक्ष, भारत के नए पक्षों को रखा, एक किस्म से नई मोदी डॉक्ट्रिन दी
कि भारत अब आगे टेररिज्म को, टेरर को किस तरीके से अप्रोच करेगा, तो उसमें एक आमूल परिवर्तन है। उन्होंने कहा कि एक टेरर अटैक को देश पे हमला माना जाएगा, है ना? दूसरा उन्होंने जो बात कही कि जो न्यूक्लियर पावर का थ्रेट दिखा के अब हमें आप कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ये पाकिस्तान के न्यूक्लियर बॉम्ब से भारत की आर्मी नहीं डरती, इसमें भारत के पॉलिटिशियंस डरते हैं। एक इससे एक फिजा बना दी जाती है, तो उसको भी उन्होंने आज उसको तितर बितर कर दिया। एंड ही हैज डेल्ट ए बॉडी ब्लो to the mentality of Pakistan, which thinks that India is scared of Pakistan because it has bombs. So you spoke about Donald Trump. I was pretty surprised because normally Donald Trump is seen as a person who's a businessman, who understands, so who will try to weigh his words when he equates a country with which he does a trade of 7 billion and a country with which he does a trade of 160 billion. And he will understand that India is a peaceful country, it is a democracy, bigger democracy than America. And Pakistan, at best, is a terror state. It is living under the threat of terror, and it is also dictated by terrorists. It's a state which represents fundamentalism at its very best. तो जहां मुझे बहुत अच्छा लगा कि नरेंद्र मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप का और अमेरिका का एक बार भी जिक्र नहीं किया. By not mentioning them, he has given them the reply. This is my understanding of his excellent speech to the nation. तो इसमें प्रेम जी, जैसे कि आपने और मैंने इस पे गौर किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहीं भी ट्रंप जी का उल्लेख नहीं किया, जबकि पाकिस्तान ने धन्यवाद दिया उनको कि भाई ये बंद करवा दिया। और इसके पीछे जो कहानियां हम सुन रहे हैं, जिसके बारे में एकदम पूरी तरह से पुख्ता प्रमाण हमारे पास नहीं आएंगे, पर कुछ हालात ऐसे बन गए थे कि पाकिस्तान इस स्थिति में था जहां उसने अमेरिका से गुहार लगाई कि मध्यस्थता की जाए। उसके बारे में कुछ समाचार जो हम सुन रहे हैं, जिसके बारे में जो सेना के अधिकारियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने उसको सब्सटेंशिएट नहीं किया। किसी ने उनको पूछा कि जब भारत ने ये जो टारगेट हमले किए थे, तो उसमें क्या जहाँ पे पाकिस्तान के न्यूक्लियर आर्सेनल हैं, उस पर्वत के पास में भी हो गया था क्या? तो उन्होंने उसको ऐसे ब्रश असाइड कर दिया। ही डिडंट एग्रीड कि भाई हमने ऐसा किया है वगैरह। लेकिन जो बाकी के कुछ समाचार आ रहे हैं, जिसके बारे में शायद आपने भी सुना पड़ा हो कि इजिप्ट की तरफ से एक विमान चलता है, अमेरिका की तरफ से एक डिपार्टमेंट ऑफ इंजीनियरिंग का कोई विमान चलता है, पाकिस्तान में जाता है। ऐसा लगता है कि वहाँ थोड़ा-सा रेडिएशन की संभावना रही है। अगेन वी डोंट हैव एग्ज़ैक्ट इन्फॉर्मेशन, पर कुल मिला के कमिंग बैक टू ऑपरेशन सिंदूर, जो लक्ष्य रखा गया था कि ये आतंकवाद के विरुद्ध है और ये भारत के स्वाभिमान की, गरिमा की भी लड़ाई थी और भारत को ये सांत्वना हो कि हम हमेशा इसी तरह से मार नहीं खाते रहेंगे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप देखते हैं ऑपरेशन सिंदूर को, आप इसकी सफलता के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और मोटा-मोटी वो जो रणनीति भारत ने तैयार की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और जिसमें पता चला है कि भारत का जो डिफेंस सिस्टम है वो कितना एक्सीलेंस को प्राप्त कर चुका है, उसके बारे में थोड़ा आप अपनी तरफ से शेयर करें। हाँ, अशोक जी, यहाँ पर ये बात बहुत स्पष्ट हो जाती है कि भारत की युद्ध नीति, भारत की युद्ध प्रणाली और भारत की लड़ने की या अपनी रक्षा करने की जो समर नीति है, युद्ध की नीति है, उसको बिल्कुल स्पष्ट करते हुए इस बात को मैं कहता हूँ मोदी जी ने भारत का एक तरीके से अपना एक अलग मोड और अलग मूड भी रखा। अलग मोड तो ये था कि भारत की रक्षा प्रणाली कितनी दुरुस्त है, इस बात की जानकारी विश्व को हुई और भारत ने आत्मनिर्भरता से जो युद्ध की सामग्री बनाई है, उसकी विश्वसनीयता भी प्रमाणित हुई। ये 2 बातों का उन्होंने विश्व स्तर पर लाभ भी लिया, इस स्थिति में भी। और दूसरी बात कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अपने उद्बोधन में थैंक यू ट्रंप कहा, भारत ने किसी को थैंक यू नहीं दिया। और उसने कहीं इस बात का, जैसा कि आप कह रहे हैं, उल्लेख नहीं किया। इसका अर्थ आप बाकी बातों को आप एक अलग रूप में, जैसे एक मुख्य साज के साथ में बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है, ये सारा बैकग्राउंड म्यूजिक है जो अलग-अलग कयास लगा रहे जा रहे हैं। लेकिन ये एक अजब इत्तेफाक है कि वहां पर उस अटैक के बाद उस पर्टिकुलर जगह पर भूकंप देखा जा रहा है। अब ये इत्तेफाक ही है
या इसके पीछे कोई रहस्य है, ये तो जब बाद में खुलेगा जब खुलेगा। लेकिन वहाँ पर उस दिन के लगातार उसके बाद में भूकंप की स्थिति को नापा जा रहा है। आज 12 बजे तक भी इस भूकंप को देखा गया। तो कुल मिला के गंभीरता की तरफ जो स्थितियाँ बनी सुधीर जी, उसके पीछे कारण ये भी है कि जहाँ भारत का ये कहना था कि वो सिर्फ आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई कर रहा है, उनके पाकिस्तान की सेना के साथ में कोई युद्ध नहीं है। पर अभी जो संबोधन हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, इसमें उन्होंने ये कहा है कि वो आतंकवादियों को और आतंकवादियों के आकाओं को एक तरह से देखेगा। तो ये एक नए तरह के संबंध की तरफ भारत और पाकिस्तान के बीच में जो बहुत ही नरम लहजे में बातें कही जा रही थी, पर उसमें बहुत ही कठोर बातें हैं। जैसे उन्होंने कहा कि टेरर और टॉक साथ-साथ नहीं चलेंगे, टेरर और ट्रेड साथ-साथ नहीं चलेंगे, खून और पानी साथ-साथ नहीं बहेंगे। मुझे लगता है ये तीनों जो वो कंक्लूड कर रहे थे अपनी बात, जिसमें कि ये और अगर कहीं भी हमला होगा आतंकवादी तो वो उसको युद्ध के श्रेणी में माना जाएगा। तो ये एक अलग पोस्चर भारत का दिखाता है। इसके बारे में सुधीर जी आप क्या कहना चाहेंगे? इन द कॉन्टेक्स्ट आल्सो बहुत सारा क्रिटिसिज्म हुआ मोदी जी का जब ये सीज फायर की घोषणा इनके ट्वीट के द्वारा हुई। उसके बाद में ऐसा लगा लोगों को इनकी 56 इंच की छाती और जो इमेज है स्ट्रांग वाली है उसको बड़ा धक्का लग गया है। तो आप पॉलिटिकल एनालिस्ट की तरफ से एंड ओवरऑल जो लोगों से आप सुन रहे हैं भारत में दिल्ली में बैठे हुए, क्या मत बनता है मोदी जी के नेतृत्व क्षमता के बारे में? जैसे डॉक्टर साहब ने शुरू में कहा था कि युद्ध करना तो आसान होता है, अपने हाथ में होता है, युद्ध का समापन बड़ा मुश्किल होता है। और आप देखिए रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। रशिया बहुत बड़ी पावर है, न्यूक्लियर पावर है ना? और यूक्रेन यूक्रेन को कोई यूक्रेन नेटो का मेंबर तो है नहीं, ना यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, लेकिन एक बहुत छोटा सा देश है, उसके पास अपने ढंग के डिफेंस सिस्टम्स भी नहीं है, लेकिन कुछ देश उसको मदद कर रहे हैं। लेकिन ये युद्ध बहुत लंबा हो चुका है, खत्म नहीं हो पा रहा, और दोनों साइड्स को बड़े इसकी क्षति बहुत है। और see, the intent of India was not to wage a war against Pakistan. Pakistan is too insignificant a state that we will not even bother at it. If I get into a high school debate, and I'm sorry to say this, I will not even look at it and spit at it, to say the least. It is insignificant for me. But the problem is that in spite of its being so insignificant, it continues to torture me, in the sense it continues to be the source of terror which causes disturbance in Kashmir. Okay, so that is why my attention is on Pakistan. Otherwise Pakistan is like a puff of smoke. हुक्का पी के निकाल दिया, वो चला गया। पाकिस्तान की हमसे क्या सिग्निफिकेंस है और हमें पाकिस्तान से क्या सरोकार है? So that is why when for the first time in its opening mission statement, which was Operation Sindoor, the armed forces spokesperson, the two brilliant ladies, Colonel Qureshi and Wing Commander Vyomika Singh, and our very, very magnificent Foreign Secretary Mishri, they said that this is a strike against the terror. It was not a strike on civilians. It was not a war against Pakistan military. But Pakistan military does not differentiate between terrorist and itself. That is what has been proven by Operation Sindoor. That we were targeting. See, after all, many strikes were done by America on the terror groups in Pakistan. Not one, not too many. Did Pakistan wage a war against USA? No. Osama bin Laden was found in Abbottabad, which is a part of Pakistan, not too far from an army formation. Okay, if that terrorist in Mumbai, if he was not caught alive, Kasab, Pakistan would have never owned up that they were behind this. They always say this is prove our handiwork. So it has been conclusively proven that Pakistan is the epicenter of terror in the world. So we were striking on the terror, on the nerve centers of terror, and Pakistan got provoked. We did not attack. See, when we
all our we attacked their 9 terror hideouts, 9, including Muridke and Bahawalpur, okay, in which 100 terrorists lost their lives. We did not attack their military establishment. On the contrary, Pakistan sent its missiles towards New Delhi. New Delhi, not towards not towards Jammu or not towards Rajouri or Punj. New Delhi, long range missile. Second thing you have to understand is they sent a series of drones, Turkish drones, which fell like nincompoop nine pins. Okay, India was able to intercept the S-400 system. Let's salute the India-Russian defense treaty. Huh? None of their missiles. I'm using the word missiles because Americans call missiles and missile. So Americans can understand missiles. None of the missiles were able to reach the intended target, and none of our missiles failed to reach their targets. Understand the difference. So we attacked military establishment only after they launched a frontal attack on our army facilities. Then we went close to Islamabad, we went close to Karachi, and Bhavalpur and Muridke, we went into Punjab. See, it has never happened that India has sent, I'm not talking of missile, even a commando force beyond POC, beyond Pakistan occupied Kashmir, and now our missiles went into 11 of their inside Pakistan. Absolutely. Pakistan has its tail between the two legs. But think of it, when Pakistan's DGMO called our DGMO, and he said there is that, and he pleaded for a ceasefire. So this is a ceasefire. The war has not ended. Whether the ceasefire will continue or not will depend upon Pakistan's behavior. If they play to the rogues gallery, I'm sorry to say they will be screwed. तो प्रेम जी, आपके पास आने से पहले एक तो मैं जो अचीवमेंट्स की बात हम जब करें ऑपरेशन सिंदूर की, तो जो ये नोटेबल फिगर्स हैं, यूसुफ अजहर जिन्होंने की IC 814 के हाईजैकर था, वो अबू जुंदाल, मुदस्सर चीफ ऑफ लश्कर मुरीद के हेडक्वार्टर, और इसके साथ साथ जो ये चीफ ऑफ लश्कर मुरीद के हेडक्वार्टर और टॉप कमांडर जो जैश ए मोहम्मद लश्कर, तो ये सब एलिमिनेट हुए, और कुछ 130-140 कहीं कहीं संख्या आती है ऐसे आतंकवादी खत्म हुए, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण रहे होंगे। वो अंदाजा आप और मैं इस बात से लगा सकते हैं कि बड़े बड़े सेना अधिकारी उनके और उनको पाकिस्तान के ध्वज के अंदर अंतिम संस्कार में ले गए थे वगैरह। पर जैसे सुधीर जी ने कहा कि पाकिस्तान का रवैया इसके बाद भी बदले कि नहीं बदले, ये देखा जाएगा। और मुझे लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उस बारे में सजग हैं, और उनके जो वक्तव्य था उसमें भी ये बात खुलकर सामने आती है। ये मैं वहां से जोड़कर कहना चाहता हूं, क्योंकि बीच में जो मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, या तो ऐसा कई लोगों का मानना था कि भाई जो इंडिया की लीडरशिप है, उन्होंने जैसे पहले जैसे कुछ सेना अधिकारी भी कहते हैं कि वो लड़ाई जीतते हैं और टेबल पर फिर नेता लोग हार जाते हैं, और नरेंद्र मोदी भी उसी प्रकार की दिशा में बढ़ रहे हैं। उसके बारे में मोटा मोटी आपका मन क्या कहता है, क्या विश्लेषण है, आम लोगों का क्या इस बारे में सोच रहे हैं? अशोक जी, पहली बात तो ये है कि भारत के प्रधानमंत्री ने कोई समझौता नहीं किया, और उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि टेरर की ग्लोबल यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान। अब आप बताइए कि उन्होंने पाकिस्तान का जितनी बार जिक्र किया, उन्होंने अभी तक के किसी भाषण में डायरेक्ट पाकिस्तान के ऊपर कभी कोई बात नहीं कही। उन्होंने आतंकवादियों के खिलाफ जरूर कहा, लेकिन इस बार उन्होंने वहां की सेना और टेरर दोनों को एक साथ जोड़ते हुए उन्होंने अपनी बात कही, और उन्होंने कहा वहां सेना और टेरर के बीच में ये डिफरेंशिएट करना ही मुश्किल है कि टेररिस्ट कौन है और सेना के अंदर कौन है। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि उनकी मृत्यु पर जो आतंकवादियों को मारा गया, उनके साथ में आकर के खड़े होकर के उनकी श्रद्धांजलि में शामिल हुए। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि मुझे तो आश्चर्य है कि पाकिस्तान कहता है कि मैं टेरर के अगेंस्ट में हूं, और उन्होंने हमने टेरर के अगेंस्ट में उनको मदद की और उन्होंने हमारे ऊपर ही हमला कर दिया। इन सारी बातों को जब हम देखते हैं इस परिप्रेक्ष्य में, तो हमें ये साफ लगने लगता है कि उनका कहना
और उनके अंदर और बाहर में कोई फ़र्क नहीं है। और वो स्पष्ट हैं अपनी दिशा में। चाहे हम भ्रमित हो जाएँ, लेकिन उनका टारगेट क्लियर है और वो अपने टारगेट के ऊपर उन्होंने कहा आतंक का मुकाबला करेंगे और ये इत्तेफ़ाक है कि वहाँ की सेना भी आतंक को सहयोग करती है। तो आप सोचिए फिर, परिणाम आपके सामने है। तो सुधीर जी, एक प्रकार से जो एक नैतिकता को युद्ध के संदर्भ में भी अपने साथ रखते हुए भारत का जो स्टैंड था उसके एकदम विपरीत था। पाकिस्तान की तरफ से जो अटैक हो रहे थे, अगर समझिए भारत की सामरिक क्षमता और जो मॉडर्न वॉरफेयर की दृष्टि से प्रिपेयर्डनेस इतनी अच्छी नहीं होती कि वो उन सबको न्यूट्रलाइज कर जाते, तो हम अभी बहुत अधिक पीड़ा में, दुख में और हमारे कई निर्दोष भारतीय इसकी भेंट चढ़ चुके होते। तो इसके लिए हम कहीं न कहीं सेना का और जो प्रिपेयर्डनेस है नेतृत्व का, उस सब का के प्रति आभार व्यक्त करते हुए आगे भी सतर्क रहने की जो आवश्यकता है, उससे इनकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी नहीं किया है। लेकिन जो पाकिस्तान के वक्तव्य आए जिसमें उन्होंने जैसे अमेरिका को भी धन्यवाद दिया और ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि वो लोग उत्सव मना रहे होते हैं इत्यादि। तो मोटा-मोटी पाकिस्तान ने अपनी बातें कहते हुए भी सोशल मीडिया के क्लिप्स का सहारा लिया, बल्कि उनके डिफेंस मिनिस्टर भी जब इंटरव्यू दे रहे थे तो उन्होंने कि एविडेंस के स्थान पर कहा कि सोशल मीडिया में सब जगह, जबकि जैसे मैं पूर्व में कह चुका हूँ सुधीर जी कि भारत ने इन सब बातों के एविडेंस सैटेलाइट फोटोग्राफ्स के साथ पहले क्या स्थिति थी, बाद में क्या स्थिति थी, वो सब दी है। इस सब के चलते भी आपने देखा आईएमएफ ने पाकिस्तान का लोन पास कर दिया और कई लोग ऐसा कयास लगा रहे होते हैं कि अब जो समय मिल गया है, सीज फायर है, युद्ध विराम है, तो पाकिस्तान अपने आप को फिर से भारत के विरुद्ध कुछ कार्रवाई करने के लिए तैयार करेगा। आप इस पूरे दृश्य को कैसे देखते हैं? और जब हम एक तरफ ऐसे मानने लग जाते हैं कि अमेरिका भारत का मित्र है, तो क्या इस पूरे परिदृश्य में वो भारत के मित्र की तरह दिखाई देता है? नहीं देखो, अशोक जी जो अपने ट्रम्प साहब है ना, थोड़े से मैवरिक हैं, है ना? ऐसे हम उनको धता नहीं बता सकते कि वो छद्म पर्सनैलिटी, ऐसा नहीं हम बोल सकते वो। बट यू नो समटाइम्स ही मेक्स यू नो, जैसे वो शेक्सपियर की ट्रेजेडी में जो हीरोज होते थे ना, दे हैड फेटल फ्लॉज। सो प्रेसिडेंट ट्रम्प आल्सो हैज दिस फेटल फ्लॉ दैट समटाइम्स he he sometimes his speech overtakes his discretion. That is what happens. So I don't blame him, and he's given to his competitiveness and combativeness, always eager to show he's the boss. So but let's leave him there. But let's try to understand the geopolitics behind this IMF bailout, why this came. See, what is IMF? IMF is headquartered in Washington, and US has 16%. extraordinary high amount of influence, But this loan was actually pre-approved loans. It was a pre-approved payment which was to be made. Okay, that is number one. Number two, this payment is not made to fight war. They can fight, they can draw that budget here and there. I'm not getting into that. But this payment was to bring stability to the currency, so that the economic stability. 1 billion is actually nothing. It is less than the market capitalization of a mid-sized company quoted in National Stock Exchange. It's nothing, peanuts, nothing. So I'm not so bothered about IMF loan, and India did not oppose. India abstained. You cannot oppose a loan, you can abstain. Very funny conditions in IMF. You can abstain, you cannot oppose. So India abstained. But the larger picture is, why did America appear soft on Pakistan? That is the key question. See, America distanced itself from Pakistan once it found out that Osama bin Laden was in Abbottabad. That means the army knew it, and yet they were shielding him, and they were taking money from America. After all, Pakistan's defense minister has said that they had been nurturing the nurseries of terror in Pakistan for 30 years at the behest of America. And he said it in a BBC interview. And he said, including, and they had been helping Great Britain also. So the defense minister has admitted that for 30 years, 3 decades, they have harbored sanctuaries for training terrorists. So it's a terror. Yeah. But why America sounded
some so slightly soft on Pakistan was once America cut off its aid, then Pakistan was driven into the arms of China. So this is what was befuddling, or this is what was not appreciated by America. So America thinks still that Pakistan is a vital cog in the wheel to fight overall terror in the region, including Afghanistan, including Iran. You know, सुधीर जी, समय की सीमा समय की सीमा है, समापन की किसी तरफ बढ़ना। एनालिस्ट ने बताया नहीं होगा, ये वाला एंगल किसी एनालिस्ट ने किसी चैनल में नहीं बोला, ये मैंने काफी सोच के बाद और लाइब्रेरी में रिसर्च करने के बाद मैंने मेरा ये अंदाज निकाला मैंने। तो इसके लिए आपका धन्यवाद करते हुए समापन की तरफ बढ़ना है। प्रेम जी, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लेकर जो एक भाव भारतवासी के रूप में आपका बनता है, संक्षेप में बताएं। मैं ये मानता हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर अभी समाप्त नहीं हुआ है। बिल्कुल वो पूरी तरह से अभी लागू रहेगा, और टेरर अगेंस्ट वार जो है उन्होंने कहा डिक्लेयर किया है, तो वो वार ख़त्म नहीं हुआ है। उन्होंने कहा हम बराबर वॉचफुल हैं, तो ये वॉचफुल हैं हम भी देख रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री तो देख ही रहे हैं, लेकिन भारत की 40 जो 1 लाख वो जो भारत की पूरी जनता है वो भी नज़र बराबर रखे हुए है। वो कहीं भी होगा तो प्रश्न जरूर करेगा, और मैं कहता हूँ जहाँ प्रश्न होता है वहाँ पर आदमी संभल के चलता है। ये हमारे डेमोक्रेसी की सबसे अच्छी बात है कि हम प्रश्न कर सकते हैं, और हमने यहाँ पर प्रश्न खड़े किए जिसके उत्तर हमें मिले और आगे भी मिलेंगे। तो फिर से ये बात याद करते हुए सुधीर जी, आपके साथ कि प्रधानमंत्री महोदय ने वो बात भी दोहराई कि ये युग युद्ध का नहीं है, तो आतंकवाद का भी नहीं है। साथ उन्होंने ये भी जोड़ दिया, उन्होंने कहा कि ये टेरर के अगेंस्ट जीरो टॉलरेंस होगी, और साथ में उन्होंने पाकिस्तान को ये भी सुझाव कह दीजिए या अपनी सीख कही कि जो आतंकवाद को अगर बढ़ावा देंगे, खाद पानी डालेंगे तो वो उनके भी विनाश का कारण होगा। और वो कई स्थानों पर हमने देखा भी है, पाकिस्तान उस तरह की स्थितियों से जूझता रहा है। पर फिलहाल के लिए मैं यदि ये मानूं कि एक पड़ाव है जहां पर ऐसा लगता है कि फिलहाल के लिए शांति, कुछ समय के लिए कम से कम उस तरफ से आतंकवादी हमले होने की संभावना कम हो गई है। तो आप इससे सहमत होंगे क्या? बहुत संक्षेप में, दोनों 30-30 सेकंड में, सुधीर जी। पाकिस्तान बेसिक उनकी प्रवृत्ति नहीं है शांत होने की। पाकिस्तान तभी शांत होगा जब पाकिस्तान खुद खंडित हो जाएगा। If Pakistan has to disintegrate into 3-4 parts, Balochistan has to go, perhaps Sindh also has to go, something like that. So Pakistan has to weaken so much that it has neither time nor energy. जी हाँ ना का जवाब है फिलहाल संक्षेप में। तो प्रेम जी, आपको लगता है? मैं एक्चुअली व्यक्तिगत रूप से मानता हूँ कि कुछ समय तक शांति रहने की संभावना बढ़ गई है ये सब होने के बाद। आपको क्या लगता है? बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी ने ये कहा भी कि पाकिस्तान के जो जिनसे बातचीत हुई उन्होंने ये एश्योर किया है कि हम टेरर को नहीं होने देंगे, और उन्होंने कहा कि हम भी देख रहे हैं कि आपके कहे पर आप कितना खरे उतरते हैं, तो हम भी देख रहे हैं। चलिए, तो हम सभी देखते देखते थोड़ा बहुत सोचते समझते साथ साथ आगे बढ़ते हैं तो कुछ नई बातें सीखने को मिलती हैं, और जैसे जैसे नई घटनाक्रम के बारे में हम परिचित होते हैं तो हमारी अपनी दृष्टि और दृष्टिकोण भी थोड़ा बहुत बदलता है। इस बदलाव की तरफ बढ़ते हुए हम प्रार्थना करते हैं बुद्ध पूर्णिमा पर कि जो शांति की तरफ बढ़ने का एक संकल्प सबके भीतर अगर नहीं है तो होना चाहिए, उसमें हम एक मानव जाति के रूप में सफल हों, ऐसी प्रार्थना। आपको बुद्ध पूर्णिमा की भी बताएं सुधीर जी। हमारा साथ देने के लिए आभार। आप सभी का बहुत बहुत आभार। नमस्कार।